मूर्ति स्थापित हुई है। मूर्ति जानते हो, स्टैचू, ये प्रश्न बना रहा, जितनी बार परीक्षा हुई है ऐसा समझो कि वो बराबर बना रहा। जैसे स्टैचू ऑफ डिलीट, स्टैचू ऑफ पीस, अब दो इसमें बने, एक वहाँ बन गया राजस्थान में, एक जम्मू कश्मीर में। कभी कभी ये पूछा गया कि जम्मू, ये तो आया था लोअर में, जम्मू कश्मीर में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किसके द्वारा किया गया? क्योंकि वहाँ मोदी जी नहीं गए, वहाँ कौन गए थे? अमित शाह गए थे। थोड़ी सी कुछ लॉजिक है, ज़रूरी नहीं ये लगा लिया करो। जम्मू कश्मीर की तरफ 370 और 335 को जो बदला गया था, तो वो जो कमेटी बनी थी सारे जजमेंट लेने के लिए, सारे काम करने के लिए, उसके चेयरमैन बनाए गए थे कौन? अमित शाह। फोटो देखे हो अमित शाह जब संसद में वो जो क्या कहते हैं, जो पूरा, अरे समझ लो 335 का और 335A और 370 जो पूरा प्रॉस्पेक्टस ले आकर के बोल रहे थे संसद में खड़े होकर, क्योंकि मोदी जी नहीं, क्योंकि उसमें जो परिवर्तन लाना था उसके चीफ कौन थे? अमित शाह। ये सीधी सी बात है कि अमित शाह जी अगर थे तो वहाँ पे कोई भी काम होगा तो किसके द्वारा किया जाएगा? अमित शाह। जम्मू कश्मीर का पूरा मैटर किसके अंतर्गत है? अमित शाह के। ये तो नाम से सुन लो। दूसरी बात याद रखो, भारत देश में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एक आपदा प्रबंधन, कोई मुसीबत, आपदा प्रबंधन मतलब यही प्राकृतिक रूप से कोई मुसीबत आ जाए, ठीक, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मुसीबत आने का नहीं, उस मुसीबत से लोगों को छुड़ाने का रिस्पॉन्सिबल कौन? गृह मंत्री। ये याद कर लो, कई बार परीक्षा में पूछा गया, डिजास्टर मैनेजमेंट का चेयरमैन कौन होता है? भारत देश का गृह मंत्री। और डिजास्टर मैनेजमेंट से सबको सहायता हेल्प पहुंचाने का मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय कार्य करेगा? गृह मंत्रालय। तो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? गृह मंत्री। 370 और 35A दोनों मैटर एक ऐसा रहा जो बहुत पहले से विवादित रहा, इसलिए ये सबसे, इस मैटर को किसके सपोर्ट किया गया? क्यों? बात इनके नाम से नहीं थी, बात ये थी वर्तमान में भारत देश के गृह मंत्री हैं। जैसे अभी है, एक मिनट सुनो, उत्तराखंड है ना, तत्काल में उत्तराखंड हो गया, जैसे हिमाचल प्रदेश है, ये दो जगह थोड़ा सा पता नहीं को है। अब बरसात का समय चल रहा है ना, यहाँ भी बादल फट जाए, बात समझ लेते, बादल फटता है, जानते बादल किसे फटता है? ठीक, बादल फट जाए, बादल फटने के बाद, बादल फटने का मतलब कंडीशन ये है कि ये जो वाष्प बनती है, गर्मी पड़ती है, तो गर्मी के बाद जो ये पानी नहीं होता, गर्म होकर के वाष्प, जो बादल की प्रक्रिया है, ऐसा समझो, बाकी जगह भी पढ़ लेना। ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे बादल जब उनका आयतन बड़ा होने लगता है तो उनमें वजन आने लगता है, पानी की क्षमता जो गैदरिंग करने लगते हैं ज़्यादा हो जाती है। अब ज़्यादा हो जाती है तो हिल डुल नहीं पाते, तो ऐसा समझो जैसे बैलून नहीं होता गुब्बारा, उसे पानी भर दो, हल्का सा भरो तो तैरेगा, ज़्यादा भरो तो धीरे दूर जाएगा, ज़्यादा भरो धीरे, अब ज़्यादा हो जाए तो यहाँ अटका रहेगा इधर उधर। अब वो ब्लैक वाले जो बादल होते हैं, देखो कभी वो बहुत दूर तक नहीं जा पाते, तो जो उनका एक झुंड इधर, कुछ झुंड इधर और कुछ उधर, तो आपस में हिलते रहते हैं। अब उनके बीच में एक बैलून को ले लो, जैसे गुब्बारे को चाहे उसको सुई चुभा दो तो फट से फूट जाएगा, होता है ना। बैलून में अगर पानी पूरा भरा है, हल्की सुई लगा दो तो एक जगह पानी गिरेगा। इनके साथ क्या होता है, कोई सुई तो चुभाता नहीं इनके पास कंडीशन ये होती है कि बगल वाले जो इनके पड़ोसी होते हैं, या तो ये आगे से लड़ जाएं या किसी एक पहाड़ी से टकरा जाएं, और पहाड़ी से जैसे टकराते हैं एकदम खास से गिरता है, और पानी का, उस पानी की इतना जबरदस्त प्रेशर होता है कि मंदिर तक धंस जाते हैं जमीन के अंदर। समझे, इंसान का तो कोई मतलब ही नहीं है। मंदिर का मतलब ये हुआ कि जो पत्थर से और ईंट से बनाए गए हैं भगवान के आवास, भगवान के रहने की जगह, पूजा करने का स्थल, तो इंसान है, इसीलिए बहुत बड़ा उसी कहा जाता है आपदा प्रबंधन। अचानक ईश्वर के द्वारा कोई चीज़ हो गया, इस तरह की घटना जब घटती है तो उस पर सभी लोगों को सहायता प्रदान करने का काम कौन करेगा? गृह मंत्रालय। ठीक, रिस्पॉन्सिबल। ये पूछा गया परीक्षा में, डिजास्टर मैनेजमेंट किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? गृह मंत्रालय के। और कौन मंत्री होता है जो पूरी सहायता प्रोवाइड कराएगा? भारत देश का गृह मंत्री। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? अभी ये परीक्षा हुई थी 2005 में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भारत देश में लागू किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ठीक है, चलो ये तो बढ़िया की बात है, इसमें तो पता था, तो लिख लो। अब जैसे अभी हाँ बता रहे थे तुम्हें स्टैचू ऑफ पीस का, ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी, डिग्निटी, ऐसे करके 4-5 हो गए हैं। अब ये तुम्हें पूछेगा डिग्निटी कहाँ है, यूनिटी कहाँ है,
बिलीव कहाँ है, अलग अलग है, ऐसे करके पूछेगा। ऐसे एसएससी का पेपर है ना, तो पूछने में कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस करा के पूछ लेगा। बहुत समझदार है तो एक पूछ लेगा, ज्यादा तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा तो 1 2 3 4 चलो मिलाओ, बात समझे। ये आएगा जरूर, देख लीजिएगा, चाहे कोई ऐसी परीक्षा हो। अभी तो नहीं है भैया कि पेपर काफी हम ही बना रहे हैं, लेकिन एक पेपर प्रश्न के इम्पोर्टेंसी से पता चल जाता है, पूछा जाएगा नहीं। अब एक हेडिंग डालो, स्टैचू ऑफ, हेडिंग डालो, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इंग्लिश में, हिंदी में, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक, प्रॉस्पेरिटी मैंने जानते क्या होता है, समृद्धि। ठीक, हेडिंग डालो, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये अभी हाल में हुआ था, ये हेडिंग में बन जाएगी। पहला पॉइंट करके लिखो, समझ में जो ना आए पूछ लेना, समय बहुत मजे का है तुम्हारे पास। पेपर अभी मई से पहले होने वाला नहीं है, अब मालूम है तुम्हें फरवरी में होगा, चुनाव आयोग की घोषणा की जाएगी, इलेक्शन होगा 16 मई से पहले, देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, है ना। जिस दिन शपथ लेता है उसी दिन का कार्यकाल खत्म होता है, 16 मई से पहले होगा, उसके बाद ही प्रक्रिया चालू होगी। कोई प्रधानी का और नगर पंचायत का चुनाव नहीं है, मोदी जी का चुनाव है। सारी प्रक्रिया भारत देश की बंद कर दी जाएगी जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, समय लंबा मिलेगा। और मई के बाद, लेकिन ये है कि मई के थर्ड सप्ताह में, 21-22 में या अंतिम में पेपर करा लेगा ये, और समय है पर्याप्त आपके पास, पढ़ाई कर लीजिएगा। और मैंने बताया 83-84, अबकी की मैं रखी दिमाग में 90 लेके चलो, बस 90 लेके चलोगे, 80 जाएगी। इलेक्शन का समय कि 300 सीट नहीं आएगी, तो 500 सीट से कम नहीं देंगे, क्योंकि ये बाकी की कहानी जान है। आगे लिखो, नीचे पॉइंट करके लिखो, घबराया ना करो। केप गौड़ा फर्स्ट, ऐसे करके लिखो पॉइंट करके, केप गौड़ा फर्स्ट विजयनगर साम्राज्य के अधीन, इतिहास का भी एक सेगमेंट है इसमें, पढ़ लो। केप गौड़ा फर्स्ट विजय नगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। केप गौड़ा प्रथम, क्या लिखे हो उसके आगे, 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे, पूर्ण विराम लगाओ। फिर उसके आगे लिखो, विजयनगर इतिहास का एक प्रसिद्ध स्थल है। जिसकी राजधानी हम्पी थी। बहुत बार पूछा है विजयनगर की राजधानी क्या थी, हम्पी। हम्पी ने हम्पी थी, ऐसे लिखा यार, एक डबल पी, हम्पी थी राजधानी हम्पी। ये तो इतिहास है। अब उसके आगे डैश करके आगे लिखो, अब आगे लिख लो, केप गौड़ा फर्स्ट स्थानीय रूप से नाड प्रभु, केप गौड़ा फर्स्ट स्थानीय रूप से नाड प्रभु केप गौड़ा के नाम से जाने जाते थे। नाड प्रभु केप गौड़ा के नाम से जाने जाते थे। और विराम लगाओ। फिर उसके आगे लिखो, आधुनिक बंगलौर
के संस्थापक, आधुनिक बंगलौर के संस्थापक कहे जाते हैं? ठीक, देखो अब बहुत शॉर्ट करके लिखा है क्योंकि हिस्ट्री का एक सेगमेंट है, हिस्ट्री में पढ़ लेना जब पढ़ाओगे, उसमें है ये बहुत बड़ी अच्छी कहानी है इसकी वंश की। 2-3 प्रश्न बना, ये प्रश्न है भी कि केप गौड़ा को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता था? नाहट प्रभु, केप गौड़ा। और ये इनकी जो राजधानी रही हम्पी रही, बात समझ रहे हो? बेंगलोर कहाँ पड़ता है? कर्नाटका। ठीक, ये प्रश्न आया हुआ है कि कर्नाटका के बेंगलोर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? केप गौड़ा प्रथम। जैसे अनंगपाल था, दिल्ली की स्थापना किया, पढ़े हो ना? अनंगपाल दिल्ली की स्थापना किया। तो हर राज्यों के थे निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम ने किया था। तो ये अलग अलग पूछा जाता है कि कौन किसका संस्थापक रहा। अभी करंट का है, कारण क्या है कि इनकी स्टेचू अर्थात इनकी एक मूर्ति बनाई गई है, कहाँ पे? बेंगलोर में। और शायद क्या अभी तक पढ़ने कहीं नहीं मिला है, दुनिया के पहले व्यक्ति हुए हैं, दुनिया क्या भारत में सॉरी, या अभी तो वर्ल्ड के विषय में जो भी हम लोगों ने करंट पढ़ा उसमें कहीं नहीं दिया गया है, पहले व्यक्ति हैं जिनका किसी शासक की प्रतिमा बनाई गई है जो भगवान की तरीके से। क्योंकि लॉर्ड बुद्धा के अलावा किसी भी व्यक्ति को आज तक उसकी पूजा नहीं की गई। भगवान, अगर पूछा जाए कि इंसानों में भाई इंसान ही महापुरुष माने जाते हैं, 2 अलग अलग है लॉर्ड बुद्धा के, तो कहा जाता था कि किस महापुरुष की पूजा सर्वप्रथम शुरू की गई थी? लॉर्ड बुद्धा की ना, भगवान बुद्ध की, उसके बाद किसी की नहीं हुई। चलो, और जनसंख्या ज़्यादा है लोगों की, बहुत बहुत आगे लिखो, पॉइंट कर दिया लिखो। 11 नवंबर 2022 11 नवंबर 2022 को 11 नवंबर 2022 को देश के प्रधानमंत्री द्वारा 11 नवंबर 2022 को देश के प्रधानमंत्री द्वारा बंगलौर में देश के प्रधानमंत्री द्वारा बंगलौर में श्री नाड प्रभु देवगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नाड प्रभु देवगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक, पूछने योग्य है ये, तो थोड़ा सा कहानी लिखवा दिया। अब पूछा जाए कि ये जो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है कहाँ स्थापित किया गया? एक ऑप्शन रहेगा बेंगलोर, मिलेगा, वही मिलाना रहेगा तुमको, अगर जो हम समझ रहे हैं जिस तरह से इन्होंने अभी तक प्रश्न पूछा है। और पूछने की जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तुम्हारे में, कारण क्या है कि सिविल का है ना, तो वो 1 2 3 4 करके ये वाला क्रॉस करा के, क्योंकि इनसे जानते फायदा क्या होता है, 4 प्रश्न को एक ही में हल करवा लेते हैं। जैसे पिछली बार जब उसका बीईओ का पेपर हुआ तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, 4 लोगों की पत्नियों के नाम पूछ लिए थे। किन सम्राट लिखा गया था ऊपर, निम्नलिखित में से सम्राटों की पत्नियों को सुमिलित करिए। अब भैया चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का तो नाम याद था क्योंकि बड़ा बहादुर था। स्कंदगुप्त का एक ही जगह नाम था, समुद्रगुप्त का नेपोलियन, लेकिन उसकी पत्नी का कोई रोल नहीं था। लेकिन अब आयोग है और ऐसा उसने ऑप्शन बनाया कि खेला जब नहीं रहा था, तुम्हारा देवी नाम था उनका, उसे जमा नहीं, जब तक तुम्हें 2 का नहीं नाम पता था तब तक सेट नहीं मिलता था। तो ऐसे पूछा था। आप तो कह भी नहीं सकते हो कि ये तरीका उनका गलत है, क्योंकि वो जो तरीका अपनाएंगे ना सब सही, क्योंकि वो अपने तरीकों को कभी सोचते थोड़ी ना कि हमारा गलत है। अब किसी दिन पे लड़कों का नाम पूछ लेंगे और लड़के किसी काम की नहीं। कुछ पुत्र ऐसे हुए थे जो किसी काम के नहीं थे धरती पर, जैसे बाजीराव और मस्तानी। बाजीराव उसका क्या था, काशी जानते हो ना, पिक्चर नहीं देखे हो बाजीराव मस्तानी? बाजीराव बहादुर वैरियर था मराठा, उसकी जो पत्नी थी काशी। ठीक, वो दोनों आदमी तो ठीक थे,
लेकिन उनसे जो उत्पन्न संतान था किसी नाम काम का नहीं, रघुनाथ, इतिहास पढ़ना के बाजी ये इसका था। उसके बाद इससे बाजीराव जो मस्तानी से लड़का पैदा होता है वो बहादुर होता है, जिसको बाद में दिखाया नहीं गया। वो एक बार आक्रमण करके सबको बंदी बना लेता है, लेकिन अब वो था उसी परिवार का, मारा गया था मृत्यु से। वो तो कुछ नहीं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बहादुर था, उसका पूरा वंश। लेकिन जो हेलेना से शादी की सेल्यूकस निकेटर था, उसकी पुत्री हेलेना, उससे जो लड़का पैदा जस्टिन किसी काम का नहीं। अरे था नहीं, किताबें लिखा करता था। चलो आगे लिखो, ये अगला पॉइंट लिखो। यह प्रतिमा बंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, यह प्रतिमा बंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, बंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, बीच में चाहे लिख लो, ब्रैकेट में, चाहे ब्रैकेट में लिखो, केप गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ब्रैकेट बंद, केप गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ब्रैकेट बंद। उसका नाम ये है, बेंगलोर को कहते हैं, वहां पे लोग लोकल भाषा में ही कहते हैं। ब्रैकेट बंद करके आगे लिखो, के परिसर में, के परिसर में स्थित है। परिसर को तो जानते ही हो, अरे स्कूल के अंदर ऐसे तुम्हारा एक परिसर है, स्कूल का जो प्रांगण है, ये जो फील्ड है, परिसर से कहा जाता है। परिसर पूरे में से बीच का हिस्सा होता है। आगे लिखो अगला पॉइंट, इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम प्रदान किया गया, नाम प्रदान किया गया या नाम दिया गया। ठीक, अब एक प्रश्न और भी है, इसके जो प्रश्न बन पाएंगे, बेंगलौर में, कर्नाटक के बेंगलौर में किस महापुरुष की, समझ रहे हो, या किस सम्राट की, किस राजा की, डिसाइड आयोग करेगा। प्रतिमा का अनावरण किया गया है, उसमें एक ऑप्शन रहेगा केप गौड़ा प्रथम या नाड प्रभु प्रथम, कुछ भी लिख देगा एक। दूसरा, बेंगलौर के परिसर में स्थित स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किससे संबंधित है, केप गौड़ा प्रथम से। ठीक, बात समझे कि नहीं। केप गौड़ा प्रथम की प्रतिमा को किस नाम से जाना जाता है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आगे इधर उधर करके कुछ भी पूछेगा वो, बात समझ रहे कि नहीं। बस, क्योंकि ये क्या करें, ये नाम दिया, लिख लो। आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो, इस प्रतिमा के शिल्पकार, मन में अगर बात है, सही बात है, इस प्रतिमा के शिल्पकार, पूरा बनाने का और देने का, वो शिल्पकार मेकर वाला नहीं, राम बी सुतार, राम बी सुतार, इस प्रतिमा का क्या लिखो, शिल्पकार राम बी सुतार थे। आगे करके पूर्ण विराम लगा लो, इसको लेकर अंडरलाइन कर लो। बड़ा भयंकर प्रश्न उठाए तुम लोग भाई, भगवान बनाए रहा, बेइज्जती ना कर रहे हो। चलो आगे लिखो, देखिए ठीक है, तुम ऐसे कह दिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए कि प्रश्न का जो क्राइटेरिया है बड़ा बदल गया है, और बड़ा उल्टा सीधा पूछने लगे तो उल्टा सीधा पूछ सकते हैं। अब बता दें, ये ना पूछे ही पूछे किसका शिल्पकार है, इसको देने के लिए या बनाने का काम, या भारत, देखो डिसाइड तो भारत सरकार करती है। जैसे आपने कहा, किसी भी महापुरुष का अनावरण किया जाएगा, वो कैसा है, पहले उसकी जीवनी पढ़ी जाती है, जीवनी पढ़ने के बाद डिसाइड किया जाता है तो उन्होंने जीवन में किया क्या है। ठीक, फिर किसी आदमी के अंतर्गत रख दिया जाता है कि भैया आप ही बताओ कि इसकी डिजाइन कैसे बनेगी। आदमी तो बढ़िया था, तो पूरा काम किसने किया था, राम भी सुतार। ठीक है, लोग कर रहने वाले थे। अब आगे नहीं पूछा ना, ये पता कहाँ के थे, हमको नहीं मालूम। आगे चलो लिखो, अब क्या लिखवाना, कितने पॉइंट हुए इसमें, आगे लिख लो। यह प्रतिमा 108 फीट ऊंची है
108 फीट ऊंची है, 108 108 फीट ऊंची है, तथा पूरी प्रतिमा को कांस्य की धातु ब्रॉन्ज 108 फीट ऊंची है, तथा इस प्रतिमा को कांस्य की धातु से बनाया गया है, कांस्य की धातु से निर्मित किया गया है अर्थात बनाया गया है। आगे लिखो, स्टैच्यू ऑफ, अगला पॉइंट, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, इसको अंडरलाइन कर देना, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया है, ठीक, स्थान दिया गया। अगला पॉइंट लिखो, एक और, इस प्रतिमा के नाम किसी शहर के संस्थापक की, इस प्रतिमा के नाम किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है, ठीक, कांस्य प्रतिमा है। देखो अब ये क्लियर हो गया। तो पहले हम बताने का प्रयास कर रहे थे कि किसी भी स्टेट को, भाई स्टेट बनाए तो किसी न किसी राजा के द्वारा गए हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसके नाम की प्रतिमा का अनावरण किया गया हो। पहले व्यक्ति रहे कौन? केपगौड़ा, नाड़ प्रभु कायने का मतलब ये है ना कि जब भगवान की उपाधि दे दी जाती है इंसान को तो इंसान रह नहीं जाता, बात समझे। तो उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है कि ईश्वर है तो अनाथ प्रतिमा बना दो, मंदिर बना दो, कुछ भी बना दो, ठीक। 3-4 लाइन है, पढ़ लीजिएगा इसको एक बार, ठीक। चलो अगले हेडिंग डालो, स्टैच्यू ऑफ, बताता नहीं है इसमें, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, अरे वो बिलीफ होगा ये वाला, BELIEF वाला बिलीफ। स्टैच्यू ऑफ कौन सा? ये बिलीफ हेडिंग डालो, नीचे लिखो। अगला एक पॉइंट, इसमें कितने हैं काउंट करके बताओ, ज्यादा इसमें नहीं लिखा। इसमें टोटल कितने पॉइंट बने हैं? 7। आगे लिखो, इसमें लिखो पहला पॉइंट, 29 अक्टूबर 2022 को, 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में, 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा 29 अक्टूबर 2022, एक लिखे हो, 2022 को राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण, अनावरण अलग अलग है ना, लोकार्पण किया गया, एक लिखे। देखो किसी अनावरण, कोई चीज बनाई ढकी हो उसको ओपन किया जाता है, किसी इंसान का, भगवान का अनावरण नहीं किया जाता, लोकार्पण किया जाता है, बात समझे। अरे हाथ से समझो, ऐसे ऐसे, तो भगवान कैसे नहीं होता, ऐसे होता है ना भगवान का। जब वो ऐसे हो जाए तो तुम कहाँ जाओगे, उनका तो ऐसे हाथ बहुत ऊपर निकल जाओ, शब्द है। अगला पॉइंट लिखो दूसरा, यह प्रतिमा राजस्थान के राजसमंदर है, राजसमंद है, लिख देते हैं, राजस्थान के राजसमंद जिले का नाम है। यह प्रतिमा राजस्थान के राजसमंद जिले के
नाथ द्वारा राजसमंद जिले के नाथ द्वारा नगर में स्थापित की गई है। अंडरलाइन करें, नाथ द्वारा। जगह का नाम है कौन सा? नाथ द्वारा शहर में स्थापित की गई है। अब यही है कि भगवान शिव का किससे संबंधित है? नाड़ प्रभु का किससे संबंधित है? वो क्लियर करना पड़ेगा। प्रॉस्पेरिटी कहाँ है, बिलीफ कहाँ है? अगला पॉइंट लिखो। इस प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट। इस प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट, ब्रैकेट में लिखो, उसकी मीटर में 112.47 मीटर, ब्रैकेट बंद। ये उसकी फीट की है, ठीक है। उसके बाद लिखो 112.47 मीटर, ब्रैकेट बंद कर दो। ये फीट में दिए हैं 369 फीट, और मीटर में कितना होगा? 112.47, ब्रैकेट बंद कर दो। फिर आगे लिखो, उसके आगे है अगला पॉइंट लिखो। इस प्रतिमा में भगवान शिव को, अगला पॉइंट, इस प्रतिमा में भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ दर्शाया गया है। इस प्रतिमा में भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ दर्शाया गया है। अगला पॉइंट लिखो। इस प्रतिमा के निर्माण में 3000 टन इस्पात, इस प्रतिमा के निर्माण में 3000 टन इस्पात तथा लोहे तथा 2.5 लाख टन तथा 2.5 लाख टन कंक्रीट है, जानते हैं ना? कंक्रीट, फिर आगे लिखो, एवं बालू का उपयोग किया गया। ठीक, लिख लिए? बालू का प्रयोग किया गया। अब एक लाइन नीचे लिखो। इस प्रतिमा को बनाने की संकल्पना, इस प्रतिमा को बनाने की संकल्पना, आगे डैश करके लिखो, मदन पालीवाल, इस प्रतिमा को बनाने की संकल्पना मदन पालीवाल द्वारा दी गई थी। मदन पालीवाल के नीचे अंडरलाइन कर देना, मदन पालीवाल द्वारा दी गई थी। मदन पाली, सबको तो याद नहीं है पालीवाल। आगे लिखो, अगला पॉइंट करके लिखो, नहीं उसी में लिखो। तथा इस प्रतिमा का निर्माण, तथा इस प्रतिमा का निर्माण सपूर जी पालोन जी, ऐसे लिखना, सपूर जी पालोन जी द्वारा किया गया। एक ही आदमी का नाम है, सपूर जी पालोन जी, उनका नाम है। अरे वो नाम होते हैं मराठों में ऐसे, सपूर जी, ऐसे सुनो, ऐसे लिखो, सपूर जी पालोन जी द्वारा किया गया। अर्थात निर्माण किसके द्वारा किया गया? सपूर जी पालोन जी द्वारा निर्माण ये किए और संकल्पना उन्होंने की। अलग अलग जो स्टेट है ना, थोड़ा सा नाम वाम लिखने के ट्रेंड अलग हैं। देखो सब तो हर जगह जा तो सकते नहीं हो,
लेकिन जब मूवी वूवी में देखो ना तो साउथ के होते हैं, मराठा जो होते हैं, तो उनका नाम ही बड़ा अजीब होता है, बड़ा लंबा चौड़ा, ऐसा लगता है अपना नाम बता रहे हैं, पूरे गांव घर का नाम। ऐसे अपने यहाँ थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक, उनका नाम था पमुल वेंकट नरसिम्हा राव, ये समझ में आया। एक आदमी है जैसे डी देवगौड़ा कर्नाटक के, अब उनका भी नाम, उनके पिताजी का नाम, उनके गांव का भी नाम था उसमें, उनका नाम था हरदन हल्ली डेबे देवगौड़ा थे ना। देवगौड़ा भारत देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, देवगौड़ा उनको कहा जाता था, क्या बताया तुमको, एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा। अब एक में तो उनके पिताजी, एक तो उनका व्यक्तिगत नाम था, चलो बाद वाला वो तो उनका सरनेम हो गया, उनके पिताजी के उनके गांव से उनका नाम चलता रहा, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, वहाँ के बड़े सम्मानित लीडर रहे, भारत देश के प्रधानमंत्री भी एच.डी. देवगौड़ा। तो वो क्या ठीक है भाई, सबका अलग अलग है। अब अपने यहाँ समय बदल गया है, नहीं पहले आदमी के नाम राम होते थे, है ना, कृष्ण होते थे, बहुत आदमी भगवान का नाम लेता था, बच्चा छोटा है सुंदर है तो राम सुंदर हो जाया करते थे, श्याम सुंदर। अब तो जोन जोन नाम होते, नामों लेने में दिक्कत होती है आदमी को। अब तो ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं, अब बुरा ना लगे, नहीं कहेंगे नहीं कैमरा चल रहा है, आजकल के जो नाम रखे जाते थे, इस तरह के नाम पहले जानवरों के रखे जाते थे, बात समझे। अब कहेंगे नहीं, पहले जाओ ऐसे, अरे इतना पढ़े हो तो फ्लैशबैक में चले जाओ। आजकल जो नाम रखे जाते, भैया हम भी उसी में हैं, दुनिया में ऐसा ना सोचो, सर जी कह रहे हैं अगर हमारे घर में है तो हमारे घर में भी वैसे नाम पड़ेंगे, जमाना तो बदल गया है, अब राम श्याम हो तो पड़ेगा नहीं। लेकिन ये सत्य है, किसी ने कहा था, बड़े उसमें मोबाइल पे देखना, मोबाइल पे नहीं कहीं उस पर मैंने भी देखा था, किसी टीचर ने ये बात बोली थी, सर में कटिंग भी तो सर बनवाते हैं, पहले जो गलत काम करता था चौराहा बनाया जाता तो पैसा देकर चौराहा बनवाते। ऐसा देख सकते हैं। चलो समय है, ठीक है, आदमी आज़ाद है, तो कहने वाली बात है, क्या हुआ किसी से पूछ के थोड़ी ना कुछ काम करेगा। आगे लिखो, 2 हो गया ना, अब लिखो स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस, ये 3-4 है इसमें, इसमें लिख लो 16 नवंबर 2020 को, है तो बड़ा पुराना लेकिन अब मिला रहे तो मिला है, 16 नवंबर 2020 को देश के प्रधानमंत्री द्वारा, 16 नवंबर 2020 को देश के प्रधानमंत्री द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। अगला पॉइंट लिखो, स्टैचू ऑफ पीस और सर प्रतिमा क्या अंतर है? किसमें? स्टैचू ऑफ पीस और प्रतिमा, प्रतिमा में स्टैचू देखो, कहते तो उसको प्रतिमा ही है एक तरीके से, क्योंकि कहीं भी हिंदी में लिखा जाता है तो मूर्ति ही लिखा रहता है। प्रतिमा, प्रतिमा अर्थात कि ऐसा कोई व्यक्ति हो, ठीक, जो महान हो, जिसकी आत्मा महान रही हो, उसको एक शारीरिक रूप देने को प्रतिमा कहा जाता है। बात समझ रहे हो, उसे हिंदी को कर लो अलग से, और इस तरह से जो बनाया जाता है उसे मूर्ति कहा जाता है। मूर्ति किसी भी इंसान की बनाई जा सकती है, लेकिन जो प्रतिमा, अलग नाम तो सब वैसे ही दे देते हैं काट के, लेकिन जो प्रतिमा बनाई जाती है वो प्रतिमा जिसकी भी बने वो आदमी विशेष होना चाहिए। मूर्ति बनाने के लिए इंसान का विशेष होना नहीं चाहिए, इसीलिए उसे कहा जाता है स्टैचू, अर्थात उसकी प्रतिमा बनती है। प्रतिमा जो उसकी आत्मा जो अच्छा काम की उसका एक स्वरूप प्रदान किया जाता है। ये हिंदी का एक पार्ट है। तो हिंदी में क्लास आती है तुम्हारे यहाँ? आगे लिखो, क्या लिखे हो? स्टैचू ऑफ पीस, क्या लिखे हो? इसका स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। अब आगे लिखो, यह जैनाचार्य, यह जैनाचार्य मतलब जैन गुरु ना, यह जैनाचार्य विजय वल्लभ, यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज लिखते हैं। जैनाचार्य क्या लिखे हो? विजय, यहाँ पे लिखे लियो वल्लभ सुरीश्वर, ये श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी
महाराज। ये देखिए नाम होता है वैसे ही लिखा जाता है। आगे लिखो की प्रतिमा है, की प्रतिमा है। जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज है। महाराज नहीं होता, क्या होता है? महाराज होता है। महाराज माने त्यागी होता, महाराज माने राजा होता है। महाराज जी क्या लिखे उसके आगे? महाराज जी की प्रतिमा। आगे अगला पॉइंट लिखो। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है। वो छोटी होगी। अरे अब भाई सरकार ने डिसाइड किया भाई, जो भी बहुत कुछ बनवाई। देखो आगे लिख लो। यह प्रतिमा अष्टधातु से निर्मित है। यह प्रतिमा अष्टधातु, अष्टधातु मतलब जानते हो? 8 धातु। यह अष्ट धातु से निर्मित है। हिंदी से कहा जाता है 8 प्रकार की जो धातुएं होती है, अष्ट धातु से निर्मित है, जिसमें तांबा प्रमुख घटक है। जिसमें तांबा प्रमुख घटक है। मतलब तांबा इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ पाए क्या? 8 धातु है। अब 8 का कोई मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका एलिमेंट्स था क्या था? तांबा। ठीक, आगे लिखो अगला। यह प्रतिमा पाली, यह प्रतिमा पाली, फिर कामा लगाओ। यह प्रतिमा पाली, फिर कामा, फिर राजस्थान में जैतपुरा, राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ, जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधन, क्या साधन नहीं, क्या कहते हैं इनकी भाषा में? साधना। विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थित है। संथारा और साधना अलग अलग है। इसमें साधना केंद्र में स्थित है या स्थापित है, जो भी लिखे मतलब स्थापित किया गया है। जैतपुरा विजय वल्लभ साधना केंद्र, ठीक, में स्थित है या स्थापित की गई। इनमें 2-3 चीज होता है। 2 जैनी होते हैं, सबका अर्थ अलग है। एक साधना कहता है, बात समझ रहे हो? एक साधना बोलता है। तो झगड़े का कारण इतिहास से बोल लेना, बस वही है। जो बाहर चले गए, जैसे मुस्लिम में है वो जो शिया वाला है, सुन्नी वाला सिस्टम, पैगंबर साहब की डेथ होने के बाद बड़ा विवाद हुआ। उनमें भी जो सुना वो सुन्नी जो उनके पक्ष में चले गए। क्या नाम था? मोहम्मद अली, अरे अली नाम था ना उनका, मोहम्मद। तो उनमें जो चले गए तो शिक्षा में विश्वास किए। आगे की कहानी तो भाई वो लोग जानते हैं, जितना पढ़ा गया है। वैसे इसमें है जैनियों में, कर्नाटक में बरसात हुई, भूख पड़ा, तो कुछ लोग बाहर चले गए, भद्रबाहु, और वो यहाँ पड़े रहे बेचारे। बाद में आए, कहे हमारा है, जब तुम्हारा कहे है। जब यहाँ परेशानी थी तुम बाहर चले गए। भद्रबाहु स्थूल भद्र थे। अब वो आए, नाराज हो गए। नाराज होने के बाद उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दे दी नग्न रहने की, और वो पीताम्बर हो गए। तो एक पीला वस्त्र पहने लगे। लेकिन भगवान तो दोनों भी, कहाँ थोड़ी नहीं जा सकता, सबको मानते हैं। क्या इधर जहाँ आप रह रहे हो, अब यही लखनऊ से इधर चले जाओ, रामचंद्र भगवान को मानते हैं। यही क्रॉस कर जाओ आप हरदोई वाला, और फिरोजाबाद, और क्या कहते हैं मथुरा, आगरा की तरफ चले। आगरा क्या है? महोबा। श्री कृष्ण भगवान की जबरदस्त पूजा होती है वहाँ। रामायण न होकर के भगवान के द्वारा की गई बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है। बहुत पूजा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ वो होता है ना अखंड रामायण, जानते हो ना? उनके यहाँ अखंड रामायण नहीं, भगवान द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में जो कहा गया वो करते हैं। तो दिन टीचर हमारे साथ पढ़ाते, मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि किसी ने रोका नहीं कि रामायण न करो, लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण के पुजारी हैं। तो भगवान है ना, अवतार उनका बार बार है उनका, उसका ये उनका त्रेता और द्वापर का, तो ऐसे उनका भी एक ही अंश थे। आगे लिखो, क्या लिखो? स्टैच्यू ऑफ पीस। अब अगला लिखो स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, समानता। स्टैच्यू ऑफ
इक्वलिटी कई बना दिए थे मोदी जी और ये अमित शाह मिल करके, बोर्ड चक्कर था। बहुत ज्यादा हो गया था, बड़ा परेशान भी किए परीक्षा में कि स्टेचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किसने किया, पीस का किसने किया, जम्मू कश्मीर का किसने किया, क्योंकि दोनों लोग थे अनावरण में अलग अलग। अब वो क्लियर करना पड़ता था कि कौन है। गलत भी बच्चों को क्या लिखे, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी पॉइंट लिखो स्टेचू ऑफ इक्वलिटी का पहला एक करके पहला लिखो। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया। शॉर्टकट में लिखते चले जाओ। 5 फरवरी 2022 को स्टैच्यू ऑफ 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया। ठीक, अगला पॉइंट लिखो। दूसरा उसके आगे बतिया रहा है, बात बातें कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आवाज आई। अगर सब लोग बोलते हैं ना तो कोई एक आदमी बोलता है तो उसकी बातें गलत भी बोलता है, छिप जाती है। सब शांत रहते तो कोई बोलता है, यहाँ तक सुनाई पड़ता है। ऐसा ही ऐसा साइंस में है ना, बोलो ना। चलो आगे लिखो। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 21वीं सदी, ओ 21वीं नहीं, 10 और 11वीं सदी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक एवं भक्त श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। बहुत वो है ना, रामानुजाचार्य बड़े ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे। आगे लिख लो इसके, अगला लिखो। यह प्रतिमा शमशादाबाद कहाँ जानते हो? यह प्रतिमा शमशादाबाद, ब्रैकेट में लिख लो, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना, ब्रैकेट बंद कर लो, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना। अब हैदराबाद लिखा थे तो गड़बड़ा जाएगी, दोनों अलग हो गए। शमशादाबाद आंध्र प्रदेश के तेलंगाना। आगे लिखो। में स्थित त्रिदंडी चिन्नाजियर स्वामी, ऐसे लिखो। त्रिदंडी जियर चिन्ना स्वामी आश्रम में स्थित है। तो लिखी लो, आश्रम में स्थित है। पढ़े नहीं हो, मैं पिक्चर तो नहीं देखे हो। चिन्ना स्वामी जी कौन कौन स्वामी बताते हैं, वो उनकी भाषा में सही है। बात समझे कि नहीं? भाषा का मतलब वो जो उनकी भाषा है, उसके भगवान है वो। तुम्हारे यहाँ राम कृष्ण भगवान शिव भोलेनाथ ये सब कहें तो बड़ा सम्मान से आदमी नाम लेता, तभी हाथ जोड़ लेता है। और उनके यहाँ कहेंगे तो क्या नाम हाथ नहीं जोड़ोगे? वो उनके भगवान इष्ट है। अगर मजाक नहीं करो, मारेंगे बहुत। मैं आदमी सही बिल्कुल नहीं। तमिलनाडु गए हो कभी? तो गया तमिलनाडु? भारत देश बताए थे जलवायु क्लाइमेट चेंज, तमिलनाडु को जो पढ़ा रहे थे क्लाइमेट चेंज, उसमें एक पॉइंट बताया था कि भारत देश के एकमात्र राज्य जो अपने आप को भारत देश में रहने के बावजूद भारतीय नहीं समझता, वो कहता है पूरा भारत देश मुझ में समाहित है। अब इतने से हैं, पूरा भारत देश उनमें समाहित है, लेकिन वो पूरे भारत देश में नहीं समाहित है। बात समझो। कभी अभी दिल्ली जब जाओगे तैयारी वारी को देखते हो, इतनी बड़ी संसद चलती है। खादी का कुर्ता धोती बापूजी कहते कहते बेचारे चले गए,
बड़े बड़े महापुरुष कहे कि हमारे यहाँ एक पोशाक है, अरे तुम कुर्ते पैजामा पहन के चले आओ जो नेता कह, लेकिन ना, पहनेंगे तो धोती ही पहनेंगे और अंगूठा लेके आएंगे, चाहे पूरी सांसद बंद करवानी पड़ेगी, है उनके अंदर। उनकी और समस्या इस बात की है कि वो एक देश की मांग कर रहे हैं बहुत दिन से कि हमको एक अलग देश बना दिया जाए। अब देश बनाने के लिए जनसंख्या होनी चाहिए, एरिया भी तो होना चाहिए, उसके बाद ऐसी कोई दिक्कत पैदा हो जाए कैसे देश बनाते। लेकिन ये देश बनवा लेते, लेकिन ये जानते हो कि भारत देश का सबसे बड़ा राजा कौन होता है? प्रधानमंत्री, शासन प्रमुख। और दुर्भाग्य रहा कि इनके यहाँ कोई हुआ नहीं, ज्यादातर होता कहाँ का है? मध्य भारत का। मध्य भारत का हो गया, जैसे मोदी जी पश्चिम भारतीय हो गए, गुजरात के। तो हिंदी भाषा का ही व्यक्ति ज्यादातर प्रधानमंत्री हुआ है, इसीलिए इनके द्वारा जितनी रिकमेंडेशन लगाई गई सब खारिज कर दी गई। अरे कोई तुम्हारा आदमी तो बोलने के लिए आए भी है। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, अगर ये 3 राज्य के सारे विधायक अगर इकट्ठा कर लो तो देश का प्रधानमंत्री का चेहरा निर्धारित कर देते हैं। इतनी सीटें हैं भैया यहाँ पे, देख लो। ऐसे के साथ अगर पश्चिम बंगाल जोड़ दो अगर, तो 4 राज्य बराबर भारत देश का प्रधानमंत्री, ये राज्य इसको चाहे वो प्रधानमंत्री बनेगा। क्योंकि 552 सीटें जो डिसाइड की गई है, 545 में चुनाव होता है, 250 सीटें इन्हीं के पास हैं। 250 सीट तक तो लोकसभा की नहीं 4 राज्य में पड़ी है। तो छोटे जगह ना 25 सांसद होने, 20 सांसद होने, उनकी बातें कौन मानेगा? इसीलिए नहीं माना गया, समझे। चलो, और ये है थोड़ा सा, इन लोग से मुलाकात अभी आप लोग की हुई नहीं है। दिल्ली में जाओगे तैयारी करने से मुलाकात होगी, अन्ना अन्ना करेंगे बैठ के बगल में तुम्हारी। एको बात तुम्हारी समझ में आएगी ना, वो तुम्हारी बात समझेगा, तुम उनको समझा पाओगे। हो तुम उनको उल्टा सीधा बोलो, वो तुमको बोलेगा, दोनों लोग हंसोगे एक कमरे में बैठ। हाँ, वो उसका बगल वाला समझ जाएगा, लेकिन हमारे साथ वाला जो हमारा भाई रहेगा वो समझेगा हम उल्टा बोल रहे हैं। लेकिन ये आप तो दिल्ली में तैयारी करने आते हैं ना, सिविल के, जान गए हैं भाषा हिंदी। जैसे हम लोग रहते जैसे यहाँ से लोग जाते हैं, अब केरल वाले को मिलेंगे, लेकिन उनके अंदर ऐसी भावना नहीं रहती। भाषा तो अपनी मलयालम बोला करते हैं, लेकिन इनके अंदर पता नहीं क्या है, कोई पाकिस्तान की तरफ दिल्ली होती रहती है। देशद्रोह लगा देना चाहिए। नहीं, ये मैंने तुम लोगों से कहा है ना, तो भारत सरकार से उनकी मांग है कि हम अलग रहेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति अलग कहते, हमारा कल्चर अलग है, अलग हमको वो कहते बाहर मत करो, हमें एक तमिल देश का दर्जा दे दो, बस भारत का भी रंग ना लगाओ, यही मांगते हैं। उठना बैठना, पूजा पाठ, आना जाना, सारा तरीका हमारा चेंज है, फिर भी कहते हो भारतीय है, कहते हैं किस दृष्टिकोण से कहते हो भारतीय है। और भारत नहीं समझ पाता कि किस दृष्टिकोण से मांगते हैं। भाई राजा गोपालाचारी कहाँ के थे? मद्रास के थे ना। शिक्षा मंत्री हुए भारत देश के, सीडी देशमुख हुए, उधर ही के रहे, तो क्या इंसान नहीं थे? लेकिन वो कौन समझाए उनको? संविधान में लिखा है कि भारत एक संघ है, अगर देश बने होता है आप चाह रहे हैं। भैया वो मांगते हैं ना, जैसे अब कहा क्या जाए, मैंने कहा ना कि उनको इससे क्या मतलब, भारत देश एक संघ है कई राज्यों का, मैंने कहा कि यूनियन दैट इज भारत, इसमें कहा गया वो संविधान में। अरे यार क्या बताए, जब इसमें कोई आदमी मूर्ख हो जाए, नहीं पढ़ना है और बार बार कहा जाता है क्लास सिविल की पढ़ लो, अरे वो नहीं पढ़ना तो वो आदमी क्या करेगा? उसको बाहर भी नहीं कर सकता। अगर एक ही पिताजी के 4 संतान हो तो ये सभी लोग कह रहे हैं कि हमारे पिता हो, कह रहा तो हमारे पिता नहीं हो, बेचारा ना उनको घर से बाहर भेजेगा तो उसको तकलीफ है कि पता नहीं कहाँ खाएगा, रोड पर जाके मारा ना जाए, लखनऊ चुंगी पर कहीं, तो कहेगा तुम ही हमको उल्टा कहो, लेकिन पड़े रहो मेरी शरण में। भारत देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा का मतलब बड़ा एक समंदर जैसा है, जितनी भी गलतियां करो कभी कुछ कहता नहीं है। जैसे वो जिन भी करते हैं ना, कई बार बता रहे थे, दूसरा देश होता तो जैसे संबंध खत्म कर देता। चलो ये इनकी पर्सनल मांग है, पूरी नहीं होगी कभी। कोई वो झगड़ा नहीं करते, वो एक नॉर्मली मांग है, कभी इसके लिए हथियार नहीं उठाते। वो कभी कभी झगड़ाते हैं तो कहते हैं ना हम तुमको समझते हैं, ना तुम हमको समझते हो, अलग कर दो, इस तरह के। और जम्मू कश्मीर का मैटर छूट है साइड वाला था, वो जो हुआ वहाँ अच्छा हुआ, वहाँ लोगों को मारना काटना, इनका मारना काटना नहीं है। आप ही के साथ किसी दिन रहेंगे, मान लो दिल्ली में जाओ तो बहुत ज़्यादा थल्ला जाएंगे, कहेंगे अरे हम ही लोग बहुत दिन से इसीलिए कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। क्या करें? दिल्ली में करते हैं सिविल की तैयारी, तो दिल्ली में ज़्यादातर सिविल की कोचिंग इनकी वहाँ है नहीं, तो दिल्ली में करते हैं। अब सुनो बेटा, एक मिनट, अब चलो इनका एक ही पेपर होगा, एक बार सुन लो, इनका तो एक ही पेपर होगा ना इनकी भाषा का। अब बाकी जो पेपर हैं तुम्हारे हिंदी वाले, वो इनको कौन तमिलनाडु में पढ़ाएगा? ये बेवकूफ़ नहीं है जो यहाँ आए हैं। उसके जो सेगमेंट है ना हिंदी, जीएस की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और निबंध और इंग्लिश, इनको कौन पढ़ाएगा?
वो इसलिए आते हैं। चलो जाता ना होता मुझे पता लगे कि ये वहाँ पहुँचे सरकार कहा, वो तो उन लोगों को बता रहे थे उनकी बातें। बच्चे हैं उनको उतने पढ़ाओ। चल जरूरत की चीज़ होती, कहाँ तक लिखी हो इसमें देखो। शमशालाबाद स्थित ये चिन्ना स्वामी जीयर स्वामी आश्रम स्थित, आगे लिखो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता, इसको अंडरलाइन कर लेना। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति, समता मूर्ति नाम प्रदान किया गया या नाम दिया गया है। समता मूर्ति नाम दिया गया है। अब एक प्रश्न सुनो, समता मूर्ति किस प्रतिमा से या किस स्टैचू संबंधित है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी से। एक ऑप्शन रहेगा समता मूर्ति। अरे इक्वलिटी का मतलब है वही होता है, लेकिन अब लिख लो, बताते हैं अलग अलग। चलो आगे लिखो। यह प्रतिमा, इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है। अगला पॉइंट लिखो। यह पांच धातुओं डैश करो, आगे लिखो स्वर्ण अर्थात सोना, स्वर्ण कामा चांदी कामा तांबा पीतल और जस्ता, या 5 धातुओं स्वर्ण चांदी तांबा पीतल जस्ता से निर्मित है। ठीक, निर्मित है। अगला पॉइंट लिखो। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी लिखो बैठी मुद्रा में विश्व की, बैठी मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे, बैठी मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। बैठी मुद्रा में मतलब दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। नीचे एक स्टार बना के नोट में लिखो। थाईलैंड में स्थित, थाईलैंड में स्थित ग्रेट बुद्धा, भगवान बुद्ध वही, ग्रेट बुद्धा, थाईलैंड में स्थित ग्रेट बुद्धा की बैठी हुई प्रतिमा, की बैठी हुई प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। बैठी हुई मुद्रा में देखे तो होंगे ना भगवान बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमाएं, तो बनी वैसे बनी है ज्यादातर उनकी, लेकिन सबसे ऊंचाई पर कहाँ बनी है? थाईलैंड में। और उसके बाद दूसरी कहाँ बन गई? भारत में ना। ये तो बता रहे हो दूसरी कितनी बड़ी बनाई होगी। भगवान बुद्ध, भगवान दुनिया में भगवान तो थे ही हो, लेकिन कहा जाता है कि सबसे पहले जीवित इंसान जिसके साथ मनुष्य जैसा संबंध रहा, लोग उसकी प्रतिमा किसकी, सब पूजा सर्वप्रथम किसकी चालू की गई? भगवान बुद्ध की। सबसे पहले उनकी पूजा शुरू हुई। ये कितने इक्वलिटी हो गई है भैया, लिख लो। स्टैचू ऑफ डिग्निटी, स्टैचू ऑफ डिग्निटी, डिग्निटी भैया, डिग्निटी मैंने जानते हो मर्यादा, मर्यादा को तो समझते हो? चरित्रवान व्यक्ति, मर्यादा। स्टैचू ऑफ डिग्निटी, अब पहला पॉइंट लिखो। अरे ऐसे लिखा नहीं क्या? डिग्निटी, स्टैचू ऑफ डिग्निटी, पहला पॉइंट लिखो।
12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद में योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद में रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। अयोध्या की बात है, देखे रहना, नहीं पता लगे दुनिया का ना पूछा जाए, यही पूछ लिया जाए। एक इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला पॉइंट लिखो, स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी नाम प्रदान किया गया या नाम दिया गया। इसे स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी नाम दिया गया। अब आगे चाहे डैश करके लिखो। डिग्निटी का मतलब, स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी का तात्पर्य है मर्यादा मूर्ति। मर्यादित लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मर्यादित मूर्ति, डिग्निटी का मतलब मर्यादा होता ही है। लिखिए ना, स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी का तात्पर्य है मर्यादित मूर्ति। अब मर्यादा समझ गए हो, इसका अनावरण कहाँ किया गया है? अयोध्या में। भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम माने भी जाते थे, इसीलिए किया गया। अब ऐसे इसको हमें लग रहा है, याद करो भैया, योगी जी द्वारा एक अनावरण किया गया है, तो स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य से, ठीक है। और ये है कहाँ पर? अयोध्या। इसका शिलान्यास अर्थात अनावरण किसने किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। ये तो यही याद कर लो। इसलिए कि योगी जी की कंडीशन है भैया कि मोदी से ज़्यादा डरते हैं आयोग वाले इनको। ये सही है बात, मैंने एक दिन कहा भी था कि तुम्हें कोई बात अगर हम मजाक में बताया करें तो गलत नहीं है, लेकिन तरीका कुछ भी हो। पिछली बार परीक्षा हुई थी जब लोक सेवा आयोग की, इनकी सरकार, जैसे अगली सरकार में एक ही चीज़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से पूछा गया था, ऐसी हमारी योजनाओं में कौन सी कमी रहेगी जो तुमने सत्ता की सारी योजना, और ये तुम्हें तत्काल में बताना पड़ेगा। बताया नहीं, बताया 3 दिन कागजात माल बैठाए करके सब समझ में आ गया। एक लाइन में से समझो कि सरकार जिसकी होती है उसकी सारी योजनाओं को कायदे से पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स जब पढ़ना तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जितनी योजनाएं हैं उसको पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश जो परिदृष्टि आएगी एग्जाम के समय, उत्तर प्रदेश परिदृष्टि आती है करके इकोनॉमिकल सर्वे, उसमें उत्तर प्रदेश वर्तमान सरकार के द्वारा कितनी योजनाएं लॉन्च की गई हैं कायदे से। पुरानी अगर भूल भी जाओगे तो कोई मतलब नहीं, एक आध चाहे पूछी जाए तो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो होंगी तो बहुत पहले आई होगी, नहीं जो तत्काल में आती वही पूछी जाती है। अब समझे? तो पढ़ जरूर लेना। इसको तो वैसे से याद कर लो। स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी किससे संबंधित है? योगी आदित्यनाथ रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया और कहाँ किया गया? अयोध्या में। बस अरे वहाँ में पीस था। आगे लिखो, ये हो गया। कितने पॉइंट लिखे हो इसमें? आगे लिखो, यह प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की, यह प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा, 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रतिकृति है। फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की
छोटी, तो आपने लिखा है तो कि आप डिग्निटी लिखा है वही होगा। हाँ बड़े इसको लिखो तो मैं पहले स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 216 फीट है, ये तो लिखे हो ना, कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में। फिर मैंने उसके आगे ये बोला है कि छोटी प्रतिलिपि, बात समझे? छोटी प्रतिलिपि मतलब उसका स्मॉलर, इसमें इंग्लिश में कहा जाता है ना, अरे उसे क्या कहेंगे, रेप्लिका ना, रेप्लिका कहा जाएगा स्मॉलर रेप्लिका, अर्थात उसकी छोटी प्रतिलिपि। अरे रामानुजार की एक बनाई गई 216 फीट की एक आप लोग क्लास खत्म होने के बाद चाहे रिसेस में बरामदे से नहीं जाएंगे, परीक्षा चल रही है, बाहर बाहर जाएंगे, बाहर बाहर आएंगे। उसमें कितना था? 216 था ना, उसकी कितनी लंबाई थी? 216 फीट की। रामानुजाचार्य की लिखे हो ना, तेलंगाना हैदराबाद में, बस ऐसे समझो। तो वो भी इन्हीं की थी इक्वलिटी। अरे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किससे संबंधित थी? रामानुजाचार्य से। ये डिग्निटी है, तो डिग्निटी कहने का मतलब उससे छोटी है, लेकिन है तो रामानुजाचार्य की ही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्मॉलर। ये रेप्लिका है ना, उसका एक प्रतिलिपि है। इंग्लिश भैया चाहे लिख लो कहीं, उसका क्या लिखोगे? छोटी प्रतिलिपि, छोटी प्रतिलिपि या प्रतीक्षा भी हो जाएगा उसकी छोटी। इंग्लिश में लिख लो स्मॉलर, ये रेप्लिका, ये पढ़ा लेना अंग्रेजी में है, उसका मतलब है उसका छोटा रूप स्मॉलर का। आगे चलो, पेपर हो रहा है, कहाँ से तुम लोग चले जाते हो? प्रतिलिपि है, प्रतिकृति है, प्रतिछवि है, बगल प्रतिकृति भी लिख लो हिंदी में, ब्रैकेट में लिखो प्रतिकृति, हाथ से बनाई गई छोटी प्रतिमा, नहीं भूल जाओगे। चलो, कहाँ पेपर चल रहा, कहाँ जाते हो तुम लोग? खुद खाने जाते हो का? नहीं, वो उधर से निकल जाते हैं। नहीं जाते ऐसे चले जाते हैं। साथ है ना, पेपर साथ से क्या? सर ये इसके इकोनॉमी के वो है प्रोफेसर। टीचर नहीं है। चलो आगे लिखो एक और, स्टैच्यू ऑफ पीस। ये भारत देश में तीन समस्या बहुत है। एक तो राजनीति की बात करो, एक रिजर्वेशन की, और दो तीन कंपनी। स्टैच्यू ऑफ पीस लिखो एक और। सर ने कहा है नीचे नीचे से लिखिए, ठीक? जैसे उन्होंने कहा है कि नीचे से नीचे चले जाओ, परीक्षा हो रही हो, पता डिस्टर्बेंस हो रहा हो। स्टैच्यू ऑफ पीस, हाँ एक और लिखो, बताएं, ये जम्मू कश्मीर का है। स्टैच्यू ऑफ पीस, उसी के आगे लिखो जम्मू कश्मीर, वो तो पूरे भारत देश का था ना। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। पहला पॉइंट लिखो, जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री, स्टैच्यू ऑफ पीस, हेडिंग बनेगी जम्मू कश्मीर। पहला पॉइंट क्या है? जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर, हल्का कामा लगा दो, श्रीनगर कामा जम्मू कश्मीर में स्थापित, श्रीनगर और उसके आगे जम्मू कश्मीर में स्थापित श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। हाँ, श्री जम्मू कश्मीर में श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। अब लिख लो तो बताएंगे कि इसमें फंस रहे हो। प्रतिमा का अनावरण किया। अगला पॉइंट लिखो, श्रीनगर में स्थापित इस प्रतिमा को, श्रीनगर नगर में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ पीस नाम दिया गया। श्रीनगर में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ पीस नाम दिया गया। कितने हो गए? 2 3, कितने पॉइंट हुए? आगे लिख लो, आगे और लिख लो। 4 फीट ऊंची यह प्रतिमा, 4 फीट ऊंची यह प्रतिमा शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर, 4 फीट ऊंची यह प्रतिमा शुद्ध सफेद
मकराना नाम है ना वहाँ का राजस्थान में, मकराना संगमरमर, इसको लाइक कीजिए इतना, शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर, इसे कहा जाता है प्योर व्हाइट मकराना मार्बल। ठीक, आगे लिखो क्या है, द्वारा निर्मित है, मकराना द्वारा निर्मित है। अगला पॉइंट, इस प्रतिमा का वजन लगभग 600 किलोग्राम है। इस प्रतिमा का वजन लगभग 600 किलोग्राम है। चल लिख लिए, आप सुनो। एक है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, फिर से सुन लो। वो बनाया गया हैदराबाद अर्थात आंध्र प्रदेश के तेलंगाना शमशादाबाद में। उसका अनावरण किया किसने, क्या नाम है, मोदी जी ने। ठीक, उसकी कुल लंबाई 216 फीट, बात यही तो लिखे हो, सबसे बड़ी। उसका नाम दिया गया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, वो सबसे बड़ी है। उसी के नक्शे कदम पर मोदी जी के योगी जी ने अयोध्या में एक बनाई प्रतिमा, उन्होंने नाम रखा स्टैचू ऑफ डिग्निटी, मर्यादा पर। तो उससे छोटी है, इसीलिए कहा जा रहा है स्मॉलर रेप्लिका, अर्थात उसका क्या है, उसकी प्रतिकृति है ना छोटी, स्मॉल प्रतिकृति उसकी छोटी। वो कहाँ पर है, अयोध्या में। इसका उद्घाटन किसने किया, योगी आदित्यनाथ ने। नाम क्या रखा, स्टैचू ऑफ डिग्निटी। अच्छा चलो ये छोड़ो, यहाँ तक समझ में आया। बड़ी वहाँ जम्मू का कहाँ बनाया गया, हैदराबाद में। उसका छोटा कहाँ बनाया गया, अयोध्या में। वहाँ प्रधानमंत्री ने किया, यहाँ योगी आदित्यनाथ ने किया। उसका नाम रखे वो इक्वलिटी, इसका नाम रखा गया डिग्निटी। ठीक है, चलो एक और आया स्टैचू ऑफ पीस। इस स्टैचू ऑफ पीस अर्थात जम्मू कश्मीर में हुआ स्पेशली, इसका अनावरण अमित शाह के द्वारा किया गया। बाकी कहानी वही है भैया। रामानुजाचार्य की वो भी प्रतिमा थी, ये भी है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में इसका अनावरण किया केंद्रीय गृह मंत्री ने, उसको किया भारत देश के प्रधानमंत्री ने। और जब वो पूछेगा तो पूछेगा कि जम्मू कश्मीर में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, गृह मंत्री के द्वारा, अमित शाह के द्वारा। ठीक, चलो ये समझ में आया इतना। योगी आदित्यनाथ जी का एक ही है उसमें। चलो अब इसके बाद क्लास इसकी है, अच्छा वो होगा ना तुम्हारा टेस्ट है, नहीं टेस्ट भी नहीं है। तो टेस्ट तुम्हारा किस दिन होता है, अच्छा रिजल्ट नहीं है, वो रिजल्ट तो होगा, वही बनाए होंगे सर। नंबर ऊपर मिलता है कुछ तुम लोग को, पेपर तुम्हारे रिजल्ट में उसे पूछे कैसे जाते हैं, कोई प्रश्न बताओ एक आध। अरे कोई प्रश्न याद है जो वहां से आया हो, आयोग से डिप्टो मिलते हैं कि कुछ और रहता है। इतने लोग बैठे हो, बिहार के विषय में क्या करें, बिहार के विषय में। अच्छा है तो हाँ ठीक ठीक समझ गया। है क्या पेपर, ये पेपर है, कहाँ लिखा है भैया। अच्छा ये अच्छा तो बिल्कुल तो है, सिविल के हिसाब से बनाए।